हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 नवंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बाकी के 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें। ये आपके आने वाले टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हमने एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के सभी सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के भी कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड किए, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही मजबूत होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन चुनना है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। बिल्कुल सही है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती हैं। बिल्कुल। निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है ना। नर युग्म और मादा युग्मन का संलयन निषेचन होता है और इस निषेचन से युग्मनज प्राप्त होता है। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये थर्ड जो है, मादा युग्मक वतिकाग में उपस्थित होता है, ये बिल्कुल ही गलत है ना। वो अंडाशय में उपस्थित होता है, अंडाशय में। गलत क्वेश्चन ढूंढना था तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र पर दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? देखिए, इसका अगर मैं चित्र बनाऊं, है ना, तो ये इसका वक्रता केंद्र होता है। अगर कोई इमेज वक्रता केंद्र पर बन रही है, इसका मतलब है कि वो जो है वस्तु भी उसके वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है। अगर आपने सारी पॉसिबिलिटीज को याद किया होगा तो आप क्लियरली समझ पाएंगे। अगर कोई चीज इन्फिनाइट पे रखी रहती है तो उसका जो है प्रतिबिंब जाता है फोकस पर बनता है, और इन्फिनाइट और सेंटर वक्रता केंद्र के बीच में रखी रहती है तो उसका इन दोनों के बीच में बनता है। और अगर वक्रता केंद्र पर इमेज रखी, प्रतिबिंब वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब उसका जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, तो ये दूरी मिली 20 सेंटीमीटर। इमेज भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है ना। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v अपॉन यू। तो ये दोनों ही दूरियां बराबर हो जाएंगी, 20/20, है ना। ये दोनों ही माइनस में रहेंगी, तो ये कट जाएगा। क्या आएगा आंसर? -1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 का -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? शुष्क बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, है ना। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 और क्या मिलेगा? H2O। CaOCl2 क्या बोलते होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, है ना। देखिए, पानी तो कहीं नहीं दिया, विरंजक चूर्ण दिया, तो हमारा ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया है अनुराग गर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है ना? धारावाही चालक की गति। देखिए, पंखे में गति होती है, मोटर में गति होती है और जनरेटर में गति होती है। हीटर में गति नहीं होती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हीटर से हमें ऊष्मा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 18/124 प्रोपोर्शनल 24/y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे मिले तो आप अंदर वाले के अंदर से गुणा कर दीजिए और बाहर वाले की बाहर से गुणा, है ना। तो 24 गुणा 24/18, ये y का मान मिल जाएगा। इसे भाग करें 6 से, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 से भाग करेंगे 8 3 24, 8 चौक 32।
आंसर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमकयुक्त बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वो किया गया जॉर्डन लेप्चागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया दंड आलेख 2018 से 2022 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, ये चावल के बारे में वार्षिक उत्पादन बता रहा है। वर्ष 2020, 2021 और 2022 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन कितना है? 2020 यहाँ पे है, 2021 से 2022 है ना। इनका जो है चावल का उत्पादन कितना हो रहा है? 2020 में हो रहा है 100 लाख टन है ना, और 2021 में हो रहा है 60 और 2022 में 80 लाख टन। इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया 180 प्लस 60 240 लाख टन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है? ऐसा हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये संवेग का नियम है। संवेग का नियम है। यहाँ से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है ना, F इक्वल टू ma। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम से यहाँ से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन्स की उच्च सांद्रता होती है? वो होता है साइटोकिनिन की। सेल डिवीजन करता है ना। सेल डिवीजन के कारण ही फलों और बीजों के आकार बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या होता है? ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है, और जो ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की वृद्धि करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है ना। एकांक समय में किया गया कार्य तो क्या होता है? कार्य क्वांटिटी, ये होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? ये होता है जूल है ना। संवेग का मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको भी याद रखिए। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एम पी। और ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ये अगर हम कार्य की टर्म में ले, वर्क की टर्म में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्थित ऊर्जा की टर्म में ले तो mgh, गतिज ऊर्जा की टर्म में हाफ mv स्क्वायर है ना। ये इस तरह के 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे। और त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। इसको आप याद रखिए। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम है ना, वर्क अपॉन टाइम। तो इसको जो है वाट भी होता है, और दूसरा इसका यूनिट हो सकता है जूल पर सेकंड, इसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इन सबको याद रखिए। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है? ऐसा प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? दर्पण में है ना। कोई दर्पण है इस तरह का, तो ये जो है प्रकाश जो आता है टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय शतरंज टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान और कोच निम्नलिखित में से कौन है? वो है श्रीनाथ नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? सीक्वेंस चेक करें। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद क्या आएगा? एफ। ठीक है, एफ जो है हमें चारों में मिल रहा है। फिर ई के बाद एफ,
एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, एफ आई, आई हमारा एक ही मिल रहा है, ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की भुजा 8:10 के अनुपात में है, उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4:5 आएगा। आयत बना लेते हैं। देखिए ये आयत हो गया जिसकी जो है एक भुजा है 4, है ना। यहाँ पे x मान लेते हैं, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, तो इसकी लंबाई चौड़ाई होगी 4x, और जो ऊंचाई हो गई या लंबाई जिसे बोल सकते हैं ये हो गई 5x। और इसका परिमाप दिया, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, है ना। ये 4x हो गया, ये भी 4x हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना है, 5 15 4 18, 18x इसका परिमाप हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 90। 18 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, ये x का हमें मान मिल गया। ठीक है, पूछा क्या गया, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, इसकी चौड़ाई और लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4x गुणा 5x कितना हो गया, 5 चौक 20 x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है, 5, है ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, गुणा कर देंगे आएगा 500। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा, है ना। मुक्त पतन यानी कोई वस्तु जो है ऐसे जो है गिर रही है मुक्त अवस्था में, तो क्या होगा। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे नीचे गिरती है तो क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा उसकी कंटिन्यू बढ़ती रहती है। पृथ्वी पर जस्ट टच होने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा हाईएस्ट होती है। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान तो एक बार जो हो गया वो हो गया, वो फिक्स हो जाता है ना। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, गति बढ़ रही है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है ना, वेग बढ़ेगा तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। अब इसको याद रखिए, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है, वो फिक्स हो जाता है एक बार जो हो गया, ठीक है। और विशाल वस्तु का भी घटता है नहीं, ये गलत हो जाएगा, केवल फिर ऑप्शन टू हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल पी आर वी एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 3 3 6 और एक 7, ये 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 लोग हो गए। वी के दाईं ओर से गिनने पर वी और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। वी और एल के बीच में, वी के दाईं ओर से गिनने पर, तो ये दाईं ओर गिनेंगे, वी और एल के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। एल और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल और एक्स के बीच, एल इधर हो गया, एक्स इधर हो जाएगा, तो इनके बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वी इधर हो गया, जेड इधर हो जाएगा, तो इनके बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आर और एक्स के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक्स इधर हो गया, आर किधर हो जाएगा, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो आर इधर हो जाएगा, ठीक है। एक्स और आर के भी दो व्यक्ति बैठे हैं, तभी ये पॉसिबिलिटी, इधर और कोई है भी नहीं, है ना। पी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी और जेड के बीच, तो जेड इधर है, पी इधर होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। क्रमशः वाई के ठीक दाईं ओर तथा बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए यहाँ पे कहीं वाई नहीं है, तो ये वाई की जगह होगी। पूछ क्या रहा है कि वाई के ठीक दाएं, वाई के ठीक दाएं कौन है, वी है, और बाएं कौन बैठा है, बाएं बैठा है जेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी और जेड, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 50% का फॉर्मूला लगा दिए, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो कैसे लगा, ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए बी
बटा 100 है ना। एक्चुअल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस का ए बी बटे 100 है ना। तो एक घट रहा है तो हमने उसे माइनस ले लिया, तो ये वैल्यू माइनस हो गई, यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा होगी तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ क्या रहा है 15% की वृद्धि, तो ये 15 हो गया, घट रहा है 20%। ठीक है, तो 15 गुणा 20/100। ठीक है, 20 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 3 बार में चला जाएगा, क्या आया 15। इसे घटा दें तो 15 में से 20 को घटा दें, माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 3, टोटल कितना है तो माइनस का 8% हो जाएगा। 8% माइनस का आ रहा है तो यानी कमी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा, 8% की कमी। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो 8% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया Al2SO4 3 का 3BaCl2 जो बना रहा है AlCl3 और BaSO4 के लिए सही संतुलित समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण को संतुलित करना है। देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिंगल है, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे 2 से गुणा करके। ठीक है, अब जैसे ही 2 से गुणा करी क्लोरीन हो गया 6, यहाँ पे क्लोरीन है 2, तो इसे बैलेंस करेंगे तो ये 3 से गुणा कर देंगे, क्लोरीन हो गया 6, क्लोरीन 6 हो गया, बेरियम यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 इधर एक ही है तो इधर 3 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बेरियम 3 हो गया। अब देखिए यहाँ SO4 जो है SO4 ये 4 है तो यहाँ 3 है ना, ये 3 आयन है इसके, यहाँ पे भी 3 आयन है, तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। चेक करें किस में हो रहा है, 1 3 2 3, 1 3 2 3, ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद एक और दो कार्मिक दो संभावित कारण दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दोनों में से कौन से कथन किसे कारण कथन की दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है या करते हैं। कथन क्या है, रेलवे पदाधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से शहर बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। कारण क्या है, कारण है कि शहर ए से शहर सी तक की उड़ानें क्षमता के अनुसार बुक की गई हैं और एयरलाइंस अगर 2023 से ए और शहर सी के भी संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। देखिए बात हो रही है रेलगाड़ी की और यहाँ योजना जो है जो है हवाई जहाज की बताई जा रही है ना, एयरलाइंस की, तो ये गलत हो जाएगा है ना। दूसरा क्या है निष्कर्ष, शहर कारण क्या है, शहर बी के अनेक प्रवासी जो शहर ए में कार्य करते हैं त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ी द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं। मौजूदा रेलगाड़ी यात्रा मांग में इस वृद्धि की समायोजित नहीं कर पा रही है ना, समायोजित नहीं हो पा रही है, इसलिए जो है स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, मंगलवार और शुक्रवार को दिन, तो ये कारण बिल्कुल सही है, हमारा सेकंड कारण सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 एक संभावित कारण है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है, वो है CnH2n, इसको आप याद रखिए। और एल्केन का याद रखिए, इसका होता है CnH2n प्लस का 2 है ना, एल का एन का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n माइनस का 2, आप इसको भी याद रखिए। और यहाँ पे एल्कीन का पूछा गया है, ये हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, धारा के अनुकूल नाविक की चाल को ज्ञात कीजिए। धारा के अनुकूल नाविक की चाल को बताना है ना, तो धारा की चाल क्या हो गई, वो हो गई सी है ना। मान लिया हमने धारा की चाल है सी और नाव की चाल को हमने मान लिया बी। अब कह रहे धारा के अनुकूल नाविक की चाल, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में है ना, धारा की दिशा में यानी जो है उसकी नाव की चाल जुड़ जाएगी और नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल हो जाएगी।
ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। नाव की चाल तो हमें दे रखी है कि ये 3 किलोमीटर पर आवर है, हमें धारा की चाल नहीं है, वो हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम, देखिए 50 किलोमीटर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही कंडीशन में सेम है ना। डिस्टेंस हमारी प्रतिकूल में और डिस्टेंस हमारी अनुकूल दोनों ही केस में सेम हैगी। ठीक है, तो प्रतिकूल में स्पीड कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल में स्पीड हो जाएगी बोट बी माइनस सी, है ना। जो है धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो ये धारा घट जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। टाइम कितना लगेगा, 2t का। ठीक है, कह रहा है ना धारा को जो नाविक प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने में दुगना समय लगता है, तो यहाँ समय लगेगा दुगना, वो हमने मान लिया कि 2t लगेगा, है ना। और धारा के अनुकूल जाने में स्पीड कितनी हो जाएगी, b प्लस सी। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा t, है ना। तो t से t कट जाएगा, इस दो की गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2b माइनस का 2c बराबर b प्लस सी। ठीक है, इस b को इधर ले आएंगे तो ये b एक भी घट जाएगा तो b बचेगा, इस c को इधर ले आएंगे ये 3c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें करंट की चाल मिल जाएगी। धारा की स्पीड है 3, 3 से भाग करेंगे ये 1 आएगा, ये करंट की धारा की चाल आ गई सी 1। ठीक है, तो हमें धारा के अनुकूल का निकालना है तो b प्लस सी, है ना। b कितना है 3, करंट की धारा की चाल मिली हमें 1, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को डैश रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं सौंपी, सौंपी है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि जो है समानुपात के बाईं और दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है उसी पैटर्न का अनुसार समानुपात के दाईं ओर किया जाए। ठीक है, बाईं ओर जो लॉजिक लगाया जाए वही जो है दाईं ओर लगाया जाए। ये क्या, अब आप ध्यान से देखेंगे तो 121 में प्लस 4 जुड़ा हुआ है ना, 121 प्लस का 4 और 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो सकती है 11 हो। ऑप्शन में 11 हमें दिया भी है। सेम यही लॉजिक हम इसमें लगाए, 13 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 169, इसमें 4 जोड़ दें तो ये 173 हो जाएगा। हमें ये ऑप्शन 2 में दोनों ही मिल रहे हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, है ना। एक ट्रेन ये हो गई और एक ट्रेन ये हो, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस तरफ चल रही है। इसकी लंबाई है 250 मीटर, है ना। दूसरी ट्रेन है जिसकी भी लंबाई 250 मीटर है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब दोनों ही देखिए आमने अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, है ना। और जो है रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 150, 90 प्लस 60 जोड़ेंगे 150। ये आए किलोमीटर प्रति घंटा में, हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से गुणा स्पीड। ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई से जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी 500। टाइम हमें निकालना है, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो 5 से इसे भाग करें तो ये 100 बार में चला जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 3 से भाग करें, 3 से 6 बार में चला जाएगा और 3 से ये 5 बार में चला जाएगा। 5 से इसे भाग करें ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, टी ऊपर आ जाएगा और 6 की गुणा इसमें हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया ना, थोड़ा सा लेंथी भी हो गया, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया। हमें सारे ऑप्शनों को रख रख के चेक करेंगे, है ना। तो देखिए इसने जो है 4 दिया हुआ, हम इसको रख के देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो 72 माइनस का 56, ठीक है,
ये प्लस है ना, ये 56 है, 72 माइनस 56, 13 प्लस 19, 19 और 17 को रिप्लेस करना है, तो ये 19 प्लस 17 हो जाएगा, 13 प्लस 17 हो जाएगा गुणा 2, माइनस 95 भागा 5 प्लस यहाँ 17 की जगह 19 हो जाएगा। तो बराबर में 76 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 19 बार में। ठीक है, 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 प्लस 56 72। ठीक है, और ये आ रहा है 19 प्लस 19। ठीक है, 19 और 19 कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है, ये कट जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा 76। तो लेफ्ट और राइट बराबर हो गए, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिए गए हैं, यदि ये देकर तो आर का टी से क्या संबंध है, टी यहाँ पे आर यहाँ पे, तो बस हमें इतना ही लॉजिक लगाना है, यहाँ से इसका रिलेशन बताना है। तो के और टी के बीच में क्या है, के गुणा टी, के गुणा टी, के जो है टी की पत्नी है, के जो है टी की पत्नी हो गई। ठीक है, पी भगा के, पी भगा के, पे पी जो है के पिता है, ये के पिता हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी गुणा हो गया और ये पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये के हो गया, टी का आर से रिलेशन पूछा गया तो ये सास हो जाएगी, है ना, ये इनकी सास हो जाएगी, या सास देखिए ऑप्शन में दे तो क्या हो जाएगा, पत्नी की माँ। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फैंड को 9735 लिखा गया है, FEUD को 3769 लिखा गया, उस कोड भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा। आप चेक करें, देखिए यू जो है इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें के सारे अक्षर को हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 9 7 3 5, 9 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, है ना, तो बचा क्या, ऑप्शन 6 1 हमारा बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉमन चेक करिए, है ना, इनमें आप कॉमन चेक करिए कि 3 आ रहा है, देखिए 3 इधर आ गया, है ना, 7 इधर आ गया, 7 दोनों में कॉमन है, 6 6 कॉमन नहीं है, 9 दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या 6, ये 6 यू का ही कोड होगा, है ना, ऑप्शन 1 इस तरह से हम कर सकते हैं, या आप दूसरा तरीका लगा लीजिए जो भी आपको सही लगे। ठीक है, यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंट की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, दीवार की जो मोटाई लंबाई है वो 24 मीटर है, 8 मीटर ऊंचाई है, लेकिन उसकी जो मोटाई है वो 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये 60 मीटर दिया हुआ है एक्चुअल, तो ये जो है एरर है, ये ट्रांसलेशन का। क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो कोई इसको जो है अगर आपको कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में पहले ही लिखा रहता है कि अगर ट्रांसलेशन में कोई भी मिस्टेक है तो इंग्लिश को ही सर्वमान्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमें दीवार की मोटाई मिल गई, दीवार का वॉल्यूम कितना मिलेगा, है ना, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई, तो गुणा कर लीजिए। यहाँ देखिए ईंट जो है हमें दी है सेंटीमीटर में, तो सारी यूनिट को हम सेंटीमीटर में रख देंगे, है ना, तो ये 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 60 सेंटीमीटर है। इसको भाग करेंगे हम एक ईंट की लंबाई से, तो हमें कुल ईंटों की संख्या मिल जाएगी, है ना, कितनी है, ये 24 गुणा 12 गुणा 8 है ना। इस दीवार को बनाने के लिए जो है ये वॉल्यूम आ गया, दीवार की जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना चाहिए उसका वॉल्यूम आ गया। अब यही बताया गया है कि उसमें 10% भाग तो मोटार का ही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ईंटों का कितना हो जाएगा, ईंटें हो जाएंगी 90%, तो परसेंट को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, बाकी 10% मोटार है, जो होता है ना रेत और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है उसे मोटार ही बोला जाता है। ठीक है, तो 10% वो हो गया, बाकी का जो 90% है ये ईंटों की रेंज हो गई, है ना, ईंटों का जो है पूरा का पूरा वॉल्यूम हो गया, उससे हम एक ईंट से भाग कर देंगे, 8 से भाग करेंगे ये 100 हो जाएगा ना, 100 से भाग करेंगे 100 कट जाएगा, 12 से 12 पंचे 60 हो जाएगा ना, 24 से ये
24 पूरे का पूरा चला जाएगा, यहाँ 100 बचा है ना। 5 नीम 45, 1 जीरो ये 2 जीरो ये 3 जीरो हो गई, ये कितना हो जाएगा 45,000। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो और थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, 4 को ले आएंगे 1/4 हो जाएगा ना, इस पे स्क्वायर कर देंगे तो सही साइन थीटा हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा की टर्म में 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ थीटा का मान कितना मिला 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हम इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा कोस 30 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 30, ये स्क्वायर 30, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ना। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 3, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, सेम इस पे करेंगे रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 12, 12 को 4 से भाग करें 3 आएगा, ऊपर 3 आई तो गुणा हो जाएगी 9 हो जाएगा ना, 3 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 9 4 हुआ ये 13, 13/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को डैश शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया, वह 2005 से 2006 में भारत का बहुआयामी गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए, ठीक है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है ना, प्रतीक जैसे एक सिंबल हो गया @ या हैश हो गया है ना, उससे पहले एक संख्या यानी जैसे नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, और ठीक बाद में भी एक संख्या यानी यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, सिंबल के दोनों ओर संख्या को चेक कर लेना है, बस यही चेक करना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सिंबल यहाँ पे और इसके दोनों आगे पीछे दोनों ही नंबर आएगा, तो एक ये हो जाएगा, ये भी सिंबल हो गया, इसके आगे पीछे भी नंबर हो गया, ये सिंबल हो गया, इसके आगे पीछे भी नंबर हो गया, ये सिंबल हो गया, इसके आगे पीछे भी नंबर हो गया, और इसके बाद हमें किसमें नहीं मिल रहा है नंबर, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 1 2 3 4, तो 4 में इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए चित्र के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए इसके भी डिफरेंस देखा जाए तो ये कितना आएगा, 22 में से 9 घटा देंगे, ये आएगा 13, है ना। यहाँ पे डिफरेंस देखे तो यहाँ पे भी 13 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखे तो यहाँ पे भी 13 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस 13 का है, तो ये 13 13 घटता चला जा रहा है, तो इसमें से भी हम 13 को घटा देंगे, 13 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 9 घटाएंगे 3 4 घटाएंगे 296, 296, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित, देखिए 4 से डिविजिबिलिटी रूल है कि उसके जो किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब यहाँ देखिए 34 है, 34 को हम 4 से ही भाग करें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। यहाँ इसको भाग करें तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। इसको भाग करें ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ये केवल 24 ही डिविजिबल होगा, है ना। 4 से भाग करेंगे 4 से 6, 4 6 24 हो जाएगा ना, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। 2 4 और 8 के लिए ये रूल याद रखिए, 4 के लिए 2 डिजिट, ठीक है, 2 के लिए 1 डिजिट और 8 के लिए 3 डिजिट का ये रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सौदे पर 40% 60% की 2 कार्मिक छूटें डैश की एक एकल छूट के बराबर होती है ना। जब 2 छूटें दी हो और उसे सिंगल छूट में बनाना हो तो उसके लिए इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, बस वैल्यूज को रख दीजिए, 40 प्लस का 60 माइनस 40 गुणा 60 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो से 1 जीरो ये, 40 को 60 को जोड़ेंगे ये होएगा 100, 6 चौक 24, इसको घटा दें कितना हो जाएगा 76%,
एकल छूट होगी 76% की। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 2 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। इसके अलावा हमने आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन 2018 के सभी सेट्स का सलूशन अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के भी कई सेट्स का सलूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।